जय हिंद दोस्तों, आपको मेरे पीसीएस क्लासेस में स्वागत है। इससे मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया था। आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूँ। मॉडर्न हिस्ट्री जिसको आप आधुनिक भारत स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का सब पहला चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। सबसे पहला यूरोपीय कंपनी में को भारत पहले आया था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता। कंपनी का आगमन 1498 में प्रथम आने वाली और सबसे अंतिम में जाने वाली था यूरोपीय कंपनी। 15वीं शताब्दी में दो देश स्पेन और पुर्तगाल दोनों भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बोरोडियो या 1487 में कैप ऑफ गुड होप अंतर्राष्ट्रीय द्वीप का खोज किया। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा गुजरात के व्यापारी था अब्दुल मुनीर से सहायता से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया। केरल का मानवमा तट पर आया और वहाँ का राजा था राजा जेमुलिन ने स्वागत किया। दूसरा पुर्तगाली यात्री एवरेस्ट केब्राल जो 1500 में भारत आया। इसी ने ब्राजील को खोजा। एवरेस्ट केब्राल ही 1500 में ब्राजील खोजा। पुर्तगाली भारत पे व्यापार नियंत्रण करने के लिए 1505 में पुर्तगाली गवर्नर वायसराय का पद लिया। उसमें प्रथम जो आया फ्रांसीसी डी अनमोला 1505 से लेकर 1509 तक रहा। उन्होंने समुद्र कब्जा करने के लिए नील जल के नीति लाया गया। पुर्तगाल समुद्र का स्वामी कहा गया क्योंकि नील जल नीति लाया तो पूरा समुद्र पर कब्जा किया। इसलिए पुर्तगाली को समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है। नील जल नीति का अंत अल्बुक ने किया था। पुर्तगाली मुगलों का संबंध अकबर के समय स्थापित हुआ। कार्टेट का मतलब एक लाइसेंस का व्यवस्था हुआ। व्यवस्था का शुरू पुर्तगाली ने किया था। कार्टेट व्यवस्था अकबर ने खरीदा था। अकबर ने काटे व्यवस्था अकबर के अंदर अरब सागर का व्यापार करने के लिए। फिर चोल का युद्ध होता 1508 में। फिर द्वीप का युद्ध होता 1509 में। चोल का युद्ध 1508 में, द्वीप का युद्ध 1509। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आता अल्फासो दी अल्बुक 1509 से लेकर 1515 तक। उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में बीजापुर से सुल्तान यूसुफ आदिल शाह गोवा से छीन लिया। पुर्तगाली पुरुष को भारतीय महिला की शादी करने का प्रोत्साहन दिया। उसने राजा राम पूर्वगामी भी कहा। राजा राम का पूर्वगामी भी कहा जाता है। जहाँ भी पुर्तगाली का शासन था वहाँ पर क्षति प्रथा का अंत था। पुर्तगाली आगमन से हमें आलू, तंबाकू, मक्का की खेती शुरू हुआ। पुर्तगाली ने प्रेंटिस प्रेस और जहाज का निर्माण कला का विकास हुआ। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया। 1498 में, 1502 में, 1524 में। शाहजहां ने 1632 में हुगली में पुर्तगाली को बाहर कर दिया। ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा को पुर्तगाली से मुक्त करवाया। गवर्नर एस्टाडो दा सिल्वा उस समय एस्टोनिया सिल्वा था। 22वां संविधान संशोधन 1952 गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। फिर 56वां संविधान संशोधन 1987 में उसको राज्य के दर्जा दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका स्थापना 1602 में वेरिंगो द एस्टो इंडिया के नाम से वेरिंग दे हेस्टो हुई कंपनी के नाम से हुआ था। वेरिंग दे हेस्टो कंपनी के नाम से 1602 में। नीदरलैंड हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। कैनियन हाउटमैन प्रथम यात्री 1596 भारत में। एक में डच यात्री था कैनियन हाउटमैन जो 1596 में भारत आया। भारत में पहला कारखाना 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में 1605 में डच ने पहला कंपनी वाला कारखाना खोला। डच ने अपना मुख्यालय का मतलब समझ जाए राजधानी। डच का अपना राजधानी नागरपाटम को बनाया। डच भारत के ज़्यादा रुचि नहीं दिखाया क्योंकि उसके ज़्यादा रुचि इंडोनेशिया का ज़्यादा व्यापार किया। सूची वस्त्र का और बनाने का निर्यात डचों को दिया जाता है। डच का पचन बेदरा के 1759 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ। बेदरा का युद्ध होता है 1759 में जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया कंपनी दोनों के बीच हो, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत होता और डच के पतन होना शुरू हो जाता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 16 से ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश कंपनी 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। 1609 में ब्रिटिश महाराज सम्राट जेम्स I ने कंपनी का अनिश्चित काल करने के लिए व्यापार
व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया। अकबर के समय ब्रिटिश कंपनी आया था, मतलब अकबर के समय ब्रिटिश कंपनी आया था, जहांगीर के समय में व्यापार करना शुरू किया था। अब ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, 217 साझेदार था, सबसे सफल कंपनी माना जाता था। ब्रिटिश का प्रथम गवर्नर था टॉमस स्मिथ, ब्रिटिश का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था लॉ फिक्स था। जहांगीर यूके के सम्राट, जहांगीर ने यूके के सम्राट जेम्स वन ने, यूके का पीएम सम्राट जेम्स वन ने कैप्टन हॉकी को जहांगीर के दरबार में 1609 में भेजा। वह कैप्टन हॉकी ने फारसी भाषा में बात किया। जहांगीर खुश होकर उसे इंग्लिश खान को उपाधि दिया। वो इंग्लिश खान को उपाधि किसने दिया? कैप्टन हॉकिन को। किसने दिया? जहांगीर ने। फिर जेम्स वन ने, फिर यूके के जो राजा हुआ करते जेम्स वन, फिर सर टॉमस रॉय को 1615 में जहांगीर के दरबार में भेजा। तो उसने व्यापारिक छूट लेना पड़ा, लेकिन कैप्टन हॉकिन व्यापारिक छूट नहीं मिल पाया था, लेकिन सर टॉमस राय को मिल गया था। फिर सवल्ली होता है गुजरात में 29-30 नवंबर 2012 में ब्रिटिश कंपनी और पुर्तगाली सवल्ली का युद्ध होता है। सवल्ली का युद्ध 1612 में ब्रिटिश कंपनी पुर्तगाली, जिसमें ब्रिटिश कंपनी की पुर्तगाली हार गया। मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत हुआ करता था। मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत हुआ करता था। मुंबई एक साल्टेड द्वीप था। सर्वाधिक आबादी था। शहर की स्थापना ग्रांड अगियार ने किया था। मुंबई प्रांत का स्थापना ग्रांड अगियार ने किया था। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह यूके के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ और दहेज के रूप में मुंबई मिला। फिर वही चार्ल्स द्वितीय 1665 में 10 पाउंड के किराए पर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। फिर कलकत्ता आज बंगाल, उस समय बंगाल का सूबेदार अजीम उस बंगाल का सूबेदार था अजीम उस खान। 1690 में बंगाल के सूबेदार था अजीम उस खान ने 1690 में दशक 1200 वार्षिक किराया पर 3 गांव सूतीनाती, कालीकाटा, गोविंदपुर, सूतानाती, कालीकाटा, कालीकाटा, गोविंदपुर तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की, जिसका स्थापना के जॉब चारनाक ने दिया। ब्रिटिश का जो प्रेसिडेंटी मतलब राजधानी हुआ करता 1974 से लेकर 1971 से लेकर 1911 तक कलकत्ता हुआ करते थे। फिर 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन हुआ, उसमें राजधानी दिल्ली का बनाया गया। फिर 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया, जो आज तक है। भारत में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में, सेकेंड दिल्ली दरबार 1903 में और तृतीय 1911 में। 18वीं शताब्दी में बंगाल इतना शर्मिंद हो गया था, उसको सवर के खाने लगा था। मद्रास की स्थापना प्रशांति चंद्रगिरी 1639 में किया, 1639 में किया था। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस एंड चंद्रगिरी 1639 में किया, चंद्रगिरी 1639 में मद्रास में किया। ब्रिटिश 1625 में गोलकुंडा का सुल्तान अब्दुल कुशाहा से सुलहाना फरमान जारी किया, दक्षिण भारत का व्यापार करने का छूट मिला। ब्रिटिश कंपनी 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान हुए थे अब्दुल कुतुब शाह, जो सुनहरा फरमान जारी किया, अब भारत व्यापार करने का छूट दिया। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया और उसे मैग्ना कार्टा कहा था। फ्रांसीसी शब्द इसका प्रयोग प्रथम इंग्लैंड में किया था। जॉन सुमरन ब्रिटिश अधिकारी था, जिसने फर्रुखसियर के पास गया, मतलब फर्रुखसियर का एक पेलिया रोग हुआ जिसको आप जॉन्डिस कहते हैं। उसी में सर सुमरन ब्रिटिश एक अधिकारी था, उनके अपने उसको ठीक कर दिया, उसके बाद व्यापारिक छूट लिया जिसे मैग्ना कार्टा। ब्रिटिश कंपनी का पहला कारखाना 1608 में गुजरात के सूरत में खोला, जिसमें मुगलों ने मान्यता नहीं दिया। फिर ब्रिटिश कंपनी का दूसरा कारखाना आंध्र प्रदेश का मुसलिमपट्टनम 1611 का जिसे खोला, जिसने कर्नाटक का सरकार ने सिद्ध मान्यता दी थी। भारत का पूर्वी तट उड़ीसा का बालसेर 1633 में अपना पहला कारखाना खोला। भारत के पूर्वी तट उड़ीसा के बालासोर पर 1633 में अपना पहला कारखाना खोला। ब्रिटिश बंगाल का पहला कारखाना 1651 हुगली में खोला। ब्रिटेन में बंगाल में पहला कारखाना 1651 हुगली में खोला। ब्रिटिश बिहार में 1620 में पटना कोटी का स्थापना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी इंडिया सरकारी कंपनी था। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां और कोबलेट मंत्री था। उस समय 1664 में ब्रिटिश फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना। 1664 में लुई 14वां और मंत्री कोबलेट का सहायता हुआ। एक सरकारी कंपनी था। प्रथम कारखाना 1668
1668 में सूरत में खोला, 1668 में वह अपना प्रथम खाना 1668 में सूरत में खोला, दूसरा 1669 में मसूलीपट्टनम खोला। फ्रांसीसी अपनी पहला मुख्यालय पांडिचेरी का बनाया, फ्रांसीसी ने अपना पहला मुख्यालय पांडिचेरी का बनाया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेन भारत के सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता। फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी का युद्ध हुए कि उसको कर्नाटक युद्ध, मतलब फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी युद्ध हुआ तो उसको कर्नाटक युद्ध करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में जो एतलास की संधि के साथ समाप्त हुआ। 1746 में हुआ, 2 साल तक चला, 1746 में हुआ 2 साल तक चला, उसका समाप्ति एतलास के संधि के साथ हुआ। अंग्रेजों ने गवर्नर साहब उसमें बंटो फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का भी प्रभाव पड़ा था। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 में, उसी में एक अम्बुआ का युद्ध भी हुआ 1749 में। 17 पहला कर्नाटक 1746 में, फिर 2 साल तक चला, फिर 1749 से लेकर 5 साल चलता। दूसरा कर्नाटक 1749 से लेकर 5 साल तक, उसको पांडुचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। पांडुचेरी की संधि हैदराबाद कर्नाटक उत्तराधिकारी के लिए हो रहा था। फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 जिसको 7 युद्ध भी कहा जाता है। 1756 7 वर्षों तक चला। 756 उस समय पेरिस के संधि के साथ समाप्त हो। उके फ्रांस के बीच में सत्सवर्ती युद्ध हुआ। वाडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में, वाडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी हुआ। उसमें ब्रिटिश कंपनी के ब्रिटिश आयरकूट था और फ्रांसीसी कंपनी का काउंट, जिसमें यह युद्ध फ्रांसीसी पतन हुआ। वाडीवास के युद्ध में 22 जनवरी 1760 में हुआ। इसमें ब्रिटिश कंपनी जो आयरकूट था वो जीत गया और फ्रांसीसी कंपनी के काउंट ने हार गया। ये तो ये देखो पांडुचेरी कब्जा करने वाला प्रथम था पुर्तगाली और सेकंड था डच। अंग्रेजों ने अपने पहली फैक्ट्री अनुमति जहांगीर में लगाया था। रेलवे के विकास में चरण था। CR दास ने बंदोबस्त आई। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत पर अपने पहले व्यापारिक मसूलीपट्टनम खोजा। 1760 में वाडीवास का युद्ध में फ्रांसीसी आयरकूट ने ब्रिटिश कंपनी हराया था। 1760 में वाडीवास के फ्रांसीसी आयरकूट ने ब्रिटिश कंपनी को हराया था। आयरकूट जो कि ब्रिटिश कंपनी था जो फ्रांसीसी को हराया था। डच का प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम खोला। ईसाइयों को पढ़ाई के मोन्सेट के तथा फादर के विलक में अकबर का समय आया था। कर्नाटक युद्ध के बाद अक्सा एक लेप की संधि हुआ। बाद में मद्रास की संधि हुआ। आपस अंग्रेज फिर फ्रांसीसी दौर। ब्रिटेन में सेकेंड किला था पोर्ट विलियम था जो पोर्ट कलकत्ता में था। ब्रिटिश कंपनी का सेकेंड किला था पोर्ट विलियम जो कहाँ था, कलकत्ता में, आगे जाकर विश्वविद्यालय बना। ब्रिटिश कंपनी का पहला किला था सेंट जॉर्ज जो मद्रास में। पुर्तगालियों का देन है तंबाकू खेती प्रिंटिंग प्रेस। फ्रांसीसी उपनिवेश राजधानी पांडुचेरी। फ्रांसीसी उपनिवेश का राजधानी पांडुचेरी। भारत में पुर्तगाली अपना ये देखिए कौन कौन भारत में सबसे पहले, मतलब ये है ना दोस्तों, कौन कौन फैक्ट्री स्थापना हुआ सबसे पहले, कौन कौन फैक्ट्री स्थापना। सबसे पहले पुर्तगाल ने फैक्ट्री स्थापना किया था। फिर इसके बाद डच ने 1602 में, फिर अंग्रेज में 1660 में, फिर 1616 में डेनिश में, फिर 1664 में फ्रांस। अवध इसको आइए दोस्तों अगला चैप्टर। 18वीं शताब्दी में मुगलों का शासन हुए क्षेत्रीय राज। 1707 में अंग्रेजों के निधन के बाद अवध से हैदराबाद क्षेत्रीय राज्यों को उदय हो। पहले बंगाल मुगलों द्वारा नियुक्ति अंतिम गवर्नर था मुर्शी खान जो 1700 में औरंगजेब के निधन के बाद मुर्शी खान को बंगाल का स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। 1722 में मुर्शी खान मुर्शिदाबाद नामक शहर की स्थापना की और राजधानी बना। पहले कलकत्ता की राजधानी ढाका हुआ करती थी। मुगल फरख्तियर ने उड़ीसा का सूबेदार मुर्शी खान को नियुक्त किया। मुर्शी खान बंगाल के स्वतंत्र शासन की स्थापना किया जिसके खिलाफ सीताराम सुदासा खान निजाम खान विरोध किया, लेकिन इन विद्रोहियों को मुर्शिद खान ने आसानी से दबा दिया। मुर्शिद खान किसानों का तकावी ऋण देना प्रारंभ किया। इजारादारी प्रथा का शुरुआत किया। मुर्शिद खान का निधन 1727 में हो गया। अगला उत्तराधिकारी उसका दामाद सुदादुद्दीन बना। सुदादुद्दीन ही बिहार का बंगाल पर विलय किया, बंगाल में बिहार को मिलाया और वहाँ बिहार का सूबेदार अलवर्दी खान को नियुक्त किया। सुदादुद्दीन का निधन 1739 में हो गया। 1739 में हो गया और अगला नवाब उसका बेटा सरफराज खान बना। सरफराज खान बहुत अयोग्य था, अभिलाषी प्रवृत्ति था, अयोग्य अभिलाषी था, भोगों के प्रति बहुत लगाव था। फिर गिरिया का युद्ध होता 1740 में सरफराज खान के और अरवर्दी खान के बीच। अरवर्दी खान जीत जाता और जीतने के बाद
और उस जीतने अग्रवर्दी खां के फिर शासन काल होता है 1740 से लेकर 1756, 1740 से लेकर 1756। और मुगलों को कर देना बंद कर दिया, उसी पैसा बंगाल के किसानों को देता था और बंगाल के किसानों को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयास करता था। इसके शासनकाल में बंगाल को स्वर्ग कहने लगा था। अरवर्दी खान के अंग्रेजों को तुलना मधुमक्खी से किया, अरवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया। अंग्रेजों का कलकत्ता किलाबंदी और फ्रांसीसी किलाबंदी कर रहे थे। कलकत्ता को अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कंपनी कलकत्ता को किलाबंदी दोनों कर, लेकिन अरवर्दी खान ने दोनों को रोक लगा दिया। अरवर्दी खान मराठों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें मराठा जीत गया और अरवर्दी खान को उड़ीसा और 6 लाख रुपया वार्षिक कर देना पड़ा मराठों का। अरवर्दी खान को निधन 1756 में। उसका अगला नवाब उसका अरवर्दी खान का 3 गो बेटी थे, इसमें एक बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला जो उसका नाती था, जो सिराजुद्दौला उनका नाती था। 1756 से 1757 यह इसका विद्रोह उसकी मौसी घटीजा बेगम और उसके ढाका के बेगम मतलब उसका मौसी थी घटीजा बेगम और उसका मशहरा भाई था संकेत खान जो इसका विद्रोह किया। अंग्रेजों कलकत्ता किलाबंदी कर रहे थे, तभी सिराजुद्दौला को पता चला तो अपना सेना लेकर कलकत्ता आ सभी अंग्रेज को फूट नामक बंदरगाह पर जाकर छुप गया। यहाँ के रोजर असदा सेनापति मिनिथिन था। ब्लैक होल सिराजुद्दौला कलकत्ता का अभियान 20 जून 1756 किया। ब्लैक होल की घटना का देखिए तो दोस्तों सिराजुद्दौला कलकत्ता का अभियान 20 जून 1756 में एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया और सुबह निकाला गया तो 23 अंग्रेज जीवित बचे। इसी घटना ब्लैक होल की घटना कहते हैं। हॉलवेल नामक अंग्रेज हॉलवेक नामक अंग्रेज ने इस घटना का वर्णन किया। कंपनी को पता चला तो बेस्ट एंड रॉबर्ट क्लाइव की एक बड़ी सेना कलकत्ता पहुंची। मणिकंद के समझौता करके कलकत्ता अधिकार लिया। अलीगढ़ की संधि अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 9 फरवरी 1757 अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 9 फरवरी 1757 सिराजुद्दौला अंग्रेजों की कंपनी के बीच समझौता जिसे अलीनगर की संधि का किलाबंदी अधिकार देता। अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति के लिए सिराजुद्दौला ने फरोख्तिया का जो 1707 में छूट दिया सबको बहाल करवा देता। फिर पलासी ऑफ बेटर ऑफ पलासी की पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध नहीं था एक बल्कि एक षड्यंत्र था, कुछ घंटे में समाप्त हो गया। 23 जून सिराजुद्दौला बाद अंग्रेज 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला अंग्रेजों में एक नीति रॉबर्ट क्लाइव ने किया और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। सिराजुद्दौला मात्र एक छोटी सेना जो टुकड़े में थी जो जिसका मीर मदन और मोहन लाल था, उसमें सिराजुद्दौला की छोटी छोटी सेना थी मीर मदन और मोहन लाल जो लड़ते लड़ते वीर गति का प्राप्त हो गए और सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार गया। तभी अपना राज जा रहा था, तभी मीर जाफर का बेटा इसका मीर कासिम था जिसे सिराजुद्दौला का मरवा दिया। अंग्रेजों को बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 था। रॉबर्ट क्लाइव इशारे पर काम करता जिस कारण उसे गीदड़ भी कहा जाता है। मीर जाफर और नवाब बनने के उपलक्ष्य पर अंग्रेजों को 1 करोड़ और 17 लाख का फरगाना जिला दिया था। सभी अंग्रेजों को लगा इसका इतना दिया तो बहुत कलकत्ता पर सोना चाहने को। मीर कासिम अगला इसका दामाद बोला उसका बेटा बना उसको वो अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर बनाया। मीर कासिम ही मीर जाफर उसके बाद बना मीर कासिम ही मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर बना बिहार में मुंगेर। वहाँ पर बारूद टोप की कारखाना लगा। फिर बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 जिसमें मीर कासिम सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बस अंग्रेजों के सेना हेक्टर मुंगेर दोनों के बीच युद्ध जिसमें अंग्रेज जीत जाता। फिर बंगाल का अंतिम नवाब मुकाबदौला था। यह ब्रिटिश कंपनी शासन की स्थापना के सबसे निर्णायक युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध के संयुक्त सेना का नेतृत्व कर रहा था सिराजुद्दौला और तत्कालीन कारण था लाइसेंस का दुरुपयोग और समाप्ति इलाहाबाद के संधि। इस युद्ध में समय बंगाल का गवर्नर बेंसी टाई होता था। बक्सर के युद्ध समय बंगाल के गवर्नर सब बेंसी टाई थे। उसमें दो बार इसके बक्सर के युद्ध का समय इलाहाबाद का संधि हुआ था। पहला थे 12 अगस्त 1765 जिसमें रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह आलम द्वितीय बिहार बंगाल उड़ीसा कर वसूलने का अधिकार दीवानी अधिकार दिया। प्रथम खासी जनजाति के संपर्क में आया। अंग्रेजों ने 26 लाख रुपया मुगल बादशाह को शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना स्टार्ट किया। बाद में वेरिंग हेस्टी ने पेंशन बंद कर दिया था। 26 लाख रुपए पेंशन देना स्टार्ट किया शाह आलम द्वितीय को। फिर बाद में वेरिंग हेस्टी ने पेंशन बंद। फिर
अवध में खड़ा इलाहाबाद क्षेत्र का शाह आलम द्वितीय को दे दिया। फिर अवध के कुछ क्षेत्र जो इलाहाबाद का जो शाह आलम द्वितीय, फिर द्वितीय इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को 50 लाख अंग्रेज को देना स्वीकार किया। अवध क्षेत्र में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का मतलब सिराजुद्दौला 50 लाख रुपया दिया। अवध में नो टैक्स के तौर पर वह व्यापार कर सकता था अंग्रेज। अवध मुगल मुगल मोहब्बत रंगीला मुगल सम्राट मोहम्मद रंगीला के समय 1722 में शाहद खान ने अवध के स्वर्ण शासन की स्थापना। शाहद खान बुरान ए उल के मुल्क उपाधि के नाम से प्रदान किया। बुरान ए उल शाहद खान फैदाबाद की राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करता था। दिल्ली में नादिर शाह की आगमन दिल्ली में नादिर शाह में दिल्ली में आक्रमण हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला ने शाहद खान से मदद मांगी, लेकिन वह लड़ने से डर गया और आत्महत्या कर लिया 1739 में। फिर अगला नवाब उसका दामाद बना सफराज जंग बना, जो मूल नाम उसका अबुल मंसूर था। सफराज जंग का मूल नाम अबुल मंसूर खान था। उसके बाद मोहब्बत रंगीला की मृत्यु के बाद 1740 के बाद उसका अगला मुगल बादशाह बना अहमद शाह बना, जिसने सरफराज खान को अपना वजीर बनाया था। देखो, मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु का 1748 में। फिर अगला उसका नवाब मुगल बादशाह बना अहमदा शाह बना, जिसने सरफराज खान को अपना वजीर बनाया। 1754 में सरफराज खान की मृत्यु हो गया। अगला नवाब सिराजुद्दौला बना। 1754 सरफराज खान की मृत्यु हो गया। फिर अगला नवाब सिराजुद्दौला बना। सुदादुद्दौला इन्हें कौन था? सिराजुद्दौला इन्हें सुदाउद्दीन बना। सुदाउद्दौला इन्हें सिराजुद्दौला सा इन्हें सुदाउद्दौला ही पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानी मुल्क अहमदा शाह के अब्दाली का साथ दिया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानी मुल्क का अब्दाल शाह को साथ दिया। उन्हीं में बक्सर के युद्ध को संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था। सिराजुद्दौला अगला नवाब असाफउद्दौला बना, जो राजधानी फैजाबाद को हटाकर लखनऊ बनाया। वह यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा का छोटा इमामबाड़ा का निर्माण कितने के असाफउद्दौला बना निर्माण कराया लखनऊ। अवध के अंतिम नवाब था अली शाह, वजीर अली शाह। लॉर्ड जलोजी ने 1856 में आउटकम की रिपोर्ट पर कुशासन का आरोप लगाकर वजीर अली शाह को गद्दी से हटाकर उसका पत्नी थी पत्नी बेगम हजरत महमूद 1857 के क्रांति में अवध के क्षेत्र पर नृत्य कर मतलब कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में वो अवध के क्षेत्र को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। वही कारण था कि बेगम हजरत महमूद, जिसको महक परी के नाम से जाना जाता था, उसने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया। फिर अगला हैदराबाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1724 में निजाम मुल्क ने स्वतंत्र शासन की अवधारणा की। 1724 में निजाम मुल्क ने, जिसको चिकनिज खां के नाम से जाना, निजाम मुल्क को चिकनिज खां का काम, उसके स्वतंत्र शासन की स्थापना की। अफसाही वंश के थे जो निजाम मुल्क था, जिसको उपनाम था चिकनी खां भी था, अफसाही वंश के शासन थे। अफसाही शासन उपाधि प्रदान किया। शुकर खेरा का युद्ध शंकर खेरा का युद्ध होता है। शुकर खेरा का युद्ध शंकर खेरा, बिहार एसआई में पूछा गया। शुकर खेरा का युद्ध शंकर खेरा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 में। इसमें मोहब्बत रंगीला और निजाम मुल्क का यूज होता, जिससे निजाम मुल्क दिस हो जाता। उस मोहब्बत रंगीला का जो सेनापति था मुबारिक था और निजाम मुल्क था। मुबारिक जो किसका नेतृत्व कर रहा था? मुगल बादशाह का। निजाम मुल्क से दोनों का युद्ध होता, जिससे निजाम मुल्क जीत जाता। मोहब्बत रंगीला ने निजाम मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त की, कोई देखा कि शक्तिशाली होगा। फिर पारखेला का युद्ध होता 1728 में। पारखेला का युद्ध होता 1728 में। पारखेला का युद्ध होता 1728 में। हैदराबाद के निजाम और बाजीराव पेशरा बाजीराव प्रथम, जिसमें मुंशी शिव गांव के संधि में समाप्त हुआ। मराठों को चौथा एवं संदेह मुखी के देना स्वीकार किया। हैदराबाद के निजाम मुल्क का निदान 1748 में हुआ। फिर हैदराबाद का सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम देसी रियासत हुआ। हैदराबाद सहायक संधि का स्वीकार करने वाला प्रथम देसी रियासत 1798 में स्वीकार किया। 1798 में स्वीकार किया। आज़ादी के समय हैदराबाद से पर का सबसे बड़ा देसी रियासत था, जिसमें ऑपरेशन कैपिटल लीला से तहत उसे मिलाया गया। मैसूर मध्यकाल में कर्नाटक के विजयनगर का साम्राज्य में शासनों का शासन किया। नया नाम था कर्नाटक।
विजयनगर का साम्राज्य के बाद वाडियास वंश का शासकों को शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक था कृष्णराज, जो उनके समय नंदलाल और देवराज सेनापति था और नंदलाल वित्त मंत्री था। इनके नंदराज की सेवा में हैदर अली शामिल हुआ। हैदर अली अपनी योग्यता और दूरदर्शी से नंदराज की गद्दी का हटाकर अपने आप को मैसूर को स्वतंत्र शासन की स्थापना घोषणा कर 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र शासन की स्थापना हैदर अली ने किया। हैदर अली फ्रांसीसी का मदद तमिलनाडु में डेगुल नामक सत्रगाह नामक शहर के 1755 में आधुनिक सत्रगाह की स्थापना की। हैदर अली फ्रांसीसी का मदद तमिलनाडु के डिगुल शहर में डिगुल नामक शहर में 1755 आधुनिक सत्रगाह की स्थापना किया। हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक बना। प्रथम आंग्ल मैसूर जिसमें 1767 पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767, 2 साल तक चला। इसमें उसका समाप्ति मद्रास के संधि के साथ हुआ। मद्रास के संधि हैदर अली और अंग्रेज, जिसमें हैदर अली जीत गया। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो इसमें मद्रास के संधि के साथ उल्लंघन के साथ जो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था, मद्रास की संधि को 1780 में 4 साल तक चला। उसी युद्ध में हैदर अली मारा गया, क्योंकि इस समय दूसरी आयरकुट ने सेनापति था। उस समय अंग्रेज का सेनापति आयरकुट ने, फिर भी उसका बेटा टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखते रहा और 1704 तक चला। फिर 1781 में पोटनावा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हैदर अली मारा गया। तो फिर 1781 में से आयरकुट सेनापति 1781 में पोटनावा का युद्ध हुआ, जिसमें इसी युद्ध में हैदर मारा गया। आगरा मैसूर का शासन हैदराबादी का बेटा टीपू सुल्तान जिन्हें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्ति 1784 का मंगोल के संधि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति मद्रास का संधि और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगोल की संधि। पहला युद्ध में हैदर अली जीत गया, दूसरा युद्ध में मर गया। फिर टिप्पू शेर ए मैसूर कहा जाता है, नागरिक टिप्पू कहा जाता, सीधा जाता देश कहा जाता है। इसका मानना था भेड़ की लंबी तरह जिनकी जीने तक कोई एक दिन है बेहतर शेर की तरह थी। टिप्पू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, वो बहुत प्रभावित था। इसके प्रभावित होकर ही अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम को स्वतंत्र बीस लगाया और जोबिल का क्यूब का सदस्य बने। और उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़, हिंदी जानकार थे। अपनी सेनाओं को यूरोपीय ढंग से गठन किया। भारत में प्रथम शासक था जो युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया, वास्तव उपाधि धारण किया, अपने नाम का सिक्का भी जारी किया, भू राजस्व वसूली के लिए जमींदारी व्यवस्था की स्थापना किया, रेतवारी व्यवस्था को भी लागू किया ताकि किसानों को शोषण ना हो। अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ व्यापारी के लेकर अपना दूत मंडल फ्रांसीसी, ईरान, तुर्क, मसीराम, म्यांमार को भेजा गया। 1791 में मराठों का कर्नाटक शारदा मंदिर का नुकसान हुआ। 1791 में मराठों ने कर्नाटक में एक शारदा मंदिर हुआ था जिसमें नुकसान पहुंचा। उसमें पंडित जी ने टिप्पू सुल्तान थे कुछ सहायक माना। उस टिप्पू सुल्तान ने निर्माण के लिए कुछ सहायक दिया था। टिप्पू सुल्तान मंगोल की संधि से संतुष्ट नहीं था, इसलिए फ्रांसीसी कंपनी का मदद मांगा। इसलिए अंग्रेज को लगा कि वो आप षड्यंत्र कह रहा है, जिसके कारण फिर तृतीय युद्ध आंग्ल मैसूर का काम 1790 से लेकर 1790 का दूसरा चला। फिर से टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। अंग्रेजों को मदद मराठा पेशवा और हैदराबाद के निजाम में अंग्रेजों की तरफ से मराठा पेशवा और हैदराबाद के निजाम मदद कर रहे। युद्ध का संधि श्रीरंगपट्टनम के संधि हुआ था। श्रीरंगपट्टनम का संधि था। बंगाल के गवर्नर जनरल कनवारिस था, जिसने मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बने ही शत्रु पंगु बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल कनवारिस था, जिसने स्टेटमेंट दिया कि मैंने अपने मित्र को बिना शक्तिशाली बनाए उसे शत्रु को पंगु बना दिया। फिर चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में टिप्पू सुल्तान इसमें टिप्पू सुल्तान मारा जाता और वाडिवास वंश का अल्पयायु शासन था। कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर 1799 में सहायक संधि का स्थापना कर 1799 में मैसूर को सहायक संधि के 1799 सहायक संधि का हस्ताक्षर कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य को मिला गया। इसी युद्ध में चतुर्थ मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान का नेपोलियन का मदद मांगा था। चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान ने नेपोलियन से मदद मांगा था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पे सिख
गुरु नानक का जन्म 1769 में हुआ, जो कि पाकिस्तान के नाना खान तलबंदी में हुआ। इनका पिता मेहता राम कालूराम था, माता त्रिता देवी था, पत्नी सुलसानी था। उनका संबंध खासे जनजाति से था। ज्ञान के प्राप्ति के लिए 1796 में कार्तिक पूर्णिमा में उसको ज्ञान के प्राप्ति 1796 में ज्ञान के प्राप्ति हुआ, जिसे सिख धर्म प्रचार के लिए भारत को भ्रमण किया। सिख धर्म को प्रचार के लिए 1539 में करतारपुर में निधन हो गया। फिर सिख धर्म प्रचार करते करते 1539 में करतारपुर में निधन हो गया। उसने निःशुल्क धर्मशाला निःशुल्क भोजन की व्यवस्था शुरू किया। फिर उसका अगला शिष्य था गुरु अंगद था। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। गुरुमुखी का प्रवचन किया था। मूल नाम लहना था, गुरु अंगद का नाम मूल नाम रहना था। गुरुमुखी का प्रवचन किया। लंगर व्यवस्था का अस्थायी रूप से प्रदान किया। फिर अगला गुरु बना गुरु अमरदास, जो हिंदुओं का अलग पद्धति से विवाह लाया, जिसे लवन पद्धति का हिंदुओं से अलग पद्धति लाया विवाह करने, जो लवन पद्धति। जिन्होंने अकबर के उसने अकबर से आग्रह किया कि तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त कर। अकबर ने समाप्त कर दिया। सिख धर्म के प्रचार लिए पूरे भारत में अलग अलग शहर में 22 गद्दी की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत नियुक्त किया गया। अकबर के समकालीन था गुरु अमरदास। किसके समय? अमरदास। अकबर के गुरु अमरदास के समय अकबर अमरदास से मिलने आया। पंजाब के ग्राइन वाल रूप में उसकी अमरदास की पुत्री से बीबी भानी, और अकबर ने उनकी बेटी के लिए 500 गांव को जान दिया था। 500 गांव को उसके अमरदास की बेटी थी बीबी भानी को जान दिया। और उसका पुत्र बाबा त्रिचंद्र, जो अमरदास के विद्रोह कर, उसका बेटा अमरदास का बेटा था बाबा त्रिचंद्र, जो अमरदास के विद्रोह कर, जिस कारण ने अपना दामाद शिष्य, उसका एक शिष्य था जिसका नाम था रामदास, उसने अपनी बेटी को बीबी बानी को उससे शादी करवा दिया। फिर अगला गुरु बना गुरु रामदास, जो 1577 में अमृतसर, जो 500 गांव अकबर ने दिया, उसी तो 1577 में अमृतसर की स्थापना। अमृतसर का पुराना नाम था रामदासपुर था। अमृतसर का पुराना रामदासपुर था। और उसका फिर अकबर का समकालीन था। और अगला उत्तराधिकारी उसका तीसरा पुत्र बना अर्जुन देव। उन्हें गुरु के पद को समाप्त करके पैतृक पद बना दिया। मतलब पहले गुरु का शिष्य, फिर उसका शिष्य, फिर उसने गुरु रामदास ने किया कि पद को हटाकर बेटा पद ला दिया, मतलब पैतृक कर दिया। गुरु अर्जुन देव